नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम आवास पर सुबह 11 बजे बैठक होगी कैबिनेट की। 12 बजे मंत्रियों के साथ सीएम आवास पर बैठक होगी और शाम 4 बजे जीआईएस में हुए निवेश के प्रस्ताव को लेकर के बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय विद्यालय को लेकर शाम 6 बजे होगी प्रस्तुतिकरण बैठक और 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ साथ DEWG के डेलीगेट्स के सम्मान में शाम 7 बजे रात्रि भोज का भी आयोजन होगा। तो आज का पूरा दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ G20 DEWG के डेलीगेट्स के सम्मान में शाम 7 बजे रात्रि भोज का आयोजन है और कई कार्यक्रम हैं आज। पहले बैठक और उस बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आए निवेश को लेकर के चर्चा। 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम योगी और सीएम आवास पर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 12 बजे मंत्रियों के साथ सीएम आवास पर बैठक होगी। इसी के साथ साथ शाम 4 बजे जीआईएस में हुए निवेश प्रस्ताव को लेकर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अटल आवासीय विद्यालय को लेकर प्रस्तुतिकरण होगा। 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। DEWG के डेलीगेट्स के सम्मान में शाम 7 बजे रात्रि भोज का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। इसी के साथ साथ 12 बजे मंत्रियों के साथ सीएम आवास पर बैठक होगी। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक लेंगे। इसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आए निवेश पर चर्चा करेंगे कि इसे कहां कहां इन्वेस्ट किया जाए, किस दिशा में किया जाए। इसके अलावा DEWG के डेलीगेट्स के साथ भी रात्रि भोज है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कई महत्वपूर्ण बैठकें लगी हुई, जिसमें सबसे बड़ी पहली बैठक है जो है अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक होना है जो 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पे होगी। इस बार पिछले काफ़ी दिनों के बाद में कैबिनेट बैठक हो रही है और इस बार कभी कुछ करने को कैबिनेट के पास हुआ, क्योंकि अभी देखा गया जीआईएस संपन्न हुआ और कहीं ना कहीं जीआईएस पे एक बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आया। तो इसकी नीतियों को लेकर, क्योंकि अब जो निवेशक होंगे, जो कंपनियां होंगी, उन जमीन आवंटन करना होगा, तमाम प्रक्रियाएं होती है। तो ऐसे में कुछ आज जो है राहत देने वाले फैसले कैबिनेट में हो सकते हैं। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के संबंधित जो गाइडलाइनें हैं उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो जानकार मान रहे हैं उनका कहना है कि जीआईएस जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के की सरकार में जो नीतियां हैं, कुछ टफ नीतियां थी जिनको आसान किया जा सकता है, जिससे जो निवेशक हैं, जो कंपनीज हैं, वो राहत महसूस करेंगे और आसानी से अपना निवेश जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो 12 बजे ही बैठक एक है, मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। मंत्रिपरिषद की बैठक इसलिए इस बार महत्वपूर्ण होती है कि इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें लमसम 33 लाख करोड़ का जो है निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री होंगे उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बैठक के दौरान जरूर दी जाएगी। बताया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो निवेश आ रहा है वो अपने विभाग में किस तरीके से लगाना है। साथ ही साथ विभागीय जो कार्यवाहियां होती हैं, विभागीय जो सहयोग होता है उसमें किस तरीके से काम करना है, जिससे निवेशक हैं वो आसानी से उत्तर प्रदेश में राहत ले सके, काम कर सके। साथ ही साथ अगर बात करें उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो निवेश आया उसको लेकर चर्चा होगी और ये बैठक जो है 4 बजे होगी और 5 मार्च मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें तमाम
उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी शामिल होंगे और जो निवेश आया है उसको जमीन पर धरातल उतारने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह रणनीति के तहत जल्द से जल्द इसका फायदा जनता को मिल पाए, क्योंकि 33 लाख करोड़ लगभग जो है जो निवेश तो आ गया, लेकिन ये जमीन पर उतारना सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके लिए तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाओं को करने में समय लगता है और उन प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए, क्योंकि अमूमन होता है कि जो सरकारी प्रक्रिया होती है बहुत जटिल होती है, काफी लंबा जो है प्रक्रिया होती है, जिसमें जो निवेशक होता है वो काफी परेशान होता है, वो कहीं ना कहीं अपने पैर जो पीछे खींच लेता है। और मुख्यमंत्री ने पहले ही तमाम जो निवेशक थे उत्तर प्रदेश के आने वाले थे उनको कहा था कि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग होता है, अफसरों का सहयोग होता है, मंत्रियों का सहयोग होता है, वो आपको भरपूर मिलेगा और जल्द से जल्द जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न किया जाएगा, जिसमें ना तो उनको भागदौड़ करनी पड़ेगी, सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी और वहीं से आप सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री एक तरीके से समीक्षा करेंगे कि निवेश आया और निवेश को कैसे जो है धरातल पर उतारा जाए। उसके बाद अगर बात करें तो शाम 5 बजे एक बैठक मुख्यमंत्री को होनी है, जिसमें एक्सप्रेस वे जो है उत्तर प्रदेश की उनकी समीक्षा होनी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश अगर आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवहन जो सड़कें हैं, जो एक्सप्रेस वे है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि किसी भी निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर निवेश करने जा रहा है तो वहाँ की जो परिवहन व्यवस्था वो बेहतर हो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में वो चीज़ बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश के पास 5 जो एक्सप्रेस वे हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, आगरा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेस जो है, जो इस समय जिस पर काम चल रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर जिस पर भी काम चल रहा है। निश्चित तौर पर जब ये सभी बनकर तैयार होंगे तो एक बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास होगा। जी ठीक है अश्विनी द्विवेदी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रतापगढ़ से अगली खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का प्रतापगढ़ का दौरा है। सुबह करीब 10:15 पर पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगी शिरकत। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह करीब 10:15 पर पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। सांसद खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रतापगढ़ का दौरा है। सुबह करीब 10:15 पर पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर और सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और क्या कुछ तैयारियां हैं उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के प्रतापगढ़ में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आज विशेष, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में और अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुरादाबाद से अगली खबर आपको बता दें, सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है और आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 साल 7 महीने की सजा हुई है। दोनों पर कोर्ट ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 साल 7 महीने की सजा हुई है। दोनों पर कोर्ट ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है और सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए ये एक बड़ा झटका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय काशी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने पहुंची। यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशाश्वमेध घाट पहुंची, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती उतारी और देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
विनाशकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजन्मकूटसंसदिं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हार। और वहीं इससे पहले लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान के समान हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के जीवन में जितनी कठिनाइयां और चुनौतियां थी, उनकी कामयाबी भी उतनी ही ज्यादा बड़ी थी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय SC/ST एडमिशन के लिए 50% की छूट देना सराहनीय है। मुझे बिरसा मुंडा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का शुभारंभ करते समय बहुत खुशी हो रही है। बिरसा मुंडा के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देती हूं। और आपको बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रपति ने 3808 स्टूडेंट्स को डिग्री बांटी और 10 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। समारोह में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छ और हरित परिसर में आकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आप सब कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी साध कर सकते। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में पानी की मौजूदा आवश्यकता और खपत का खाका नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तैयार करेगा। इसके साथ में 25 साल बाद गांव में पानी की कितनी आवश्यकता होगी इसकी भी जानकारी जुटाएगा। भूगर्भ जल की स्थिति को लंबे समय तक कैसे व्यवस्थित रखा जाए इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद रायबरेली के गुरबख्शगंज में आयोजित एक जनसभा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां कार्यक्रम में मौजूदा मछुआ समुदाय के लोगों को उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जागरूक किया। साथ ही उन्होंने उन्हें मत्स्य पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया। मत्स्य मंत्री ने सरकार द्वारा मछुआ समुदाय के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फायदों के बारे में बताया और उन्होंने पहले की सरकार पर मछुआ समुदाय की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बिसलपुर क्षेत्र के बमरौली गांव में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में किसान का अहम रोल, लेकिन किसान ही आज सबसे ज्यादा परेशान है। जमीयत उलेमाए हिंद के नेता अरशद मदनी के बयान को लेकर सहारनपुर के हिंदू संगठनों में रोष है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मदनी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। विकास त्यागी ने कहा कि एक तरफ जमीयत के नेता हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मदनी के बयान ने यह जाहिर कर दिया है कि उनकी सोच क्या है। ये लोग दूसरों के धर्मों पर उंगली उठाने वाले लोग हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अरशद मदनी पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि मदनी के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
उनका वक्तव्य जमीयत के नेता असद मदनी का बयान जमीयत के सम्मेलन के समापन पर जो आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक तरफ जहां जमीयत के नेता हिंदू और मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं, दूसरा उन सब के बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि वे दूसरों धर्मों पर भी साफ साफ उंगली उठा रहे हैं और दूसरे धर्मों के प्रति उनकी क्या सोच है वो उनके बयान तो स्पष्ट हो गया। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो उनका बयान आया है, जो उनका वक्तव्य आया है, तुरंत असद मदनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। प्रयागराज में आए संत मौनी महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच आतंकवादी की तरह है और उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं तो वो मुझसे लेकर पाकिस्तान चले जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं मौलाना मदनी पर भी मौनी बाबा ने नाराजगी जताई है और कहा है कि उनका ये बयान हास्यास्पद है, क्योंकि ओम साक्षात पूर्ण परमात्मा है, ना तो इसका जन्म होता है और ना ही विनाश होता है। अल्लाह से ओम की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उनका कहना निंदनीय है। कर दे उसी बीच में अपना। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती और पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी उमाशंकर को सौंपा। ज्ञापन को लेकर पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को उनका सही हक दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नौकरियों की तरह ठेकेदारी और खेलों में भी अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने की मांग की है। ये धरना प्रदर्शन नहीं, ये एक तरह से भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट में हम लोग हमारे आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने आह्वान किया है कि आज उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पर जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम देश के राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन देना है। उसमें मांग है कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से भी मांग है कि कराई जाए। चूँकि बिहार प्रांत से बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो इसके मद्देनजर आज ये आवश्यक है कि अब जातीय जनगणना हर हाल में सरकार कराए। इसकी मांग हम लोग पुरजोर तरीके से शुरुआत आज किए हैं। आज तो अपने पार्टी के जिम्मेदार साथियों को बुला के ज्ञापन दिया जा रहा है। अब इसको बड़े पैमाने पर भी हम लोग अपने ढंग से मांग करेंगे सरकार से। जरिए पब्लिक को भी जरूरत पड़ेगी तो आवाम के साथ में होकर के इसकी मांग करेंगे। जो आज 5 सूत्रीय है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो जातीय जनगणना और दूसरा है ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए और ठेकेदारी प्रथा में जो कॉन्ट्रैक्टरी लाइन है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें भी हमारे बैकवर्ड एससी के लोगों को आरक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में लापरवाही का मामला सामने आया है। गैर सरकारी सफाई कर्मी द्वारा मरीजों का इलाज कर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वहीं फार्मासिस्ट के पद पर तैनात कर्मी मरीजों को बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं फार्मासिस्ट के इलाज को लेकर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि फार्मासिस्ट दवा करने के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ अलाउड है तो इंजेक्शन लगाने के लिए। बाहर की दवा हो चाहे अंदर की दवा हो, वो कोई भी दवा नहीं लिख सकते, सिर्फ इंजेक्शन लगाना ही उनका काम है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विमलेश शेखर ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराकर अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बरेली में बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्णापुर मोड़ पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई।
वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों गौ तस्कर गाय को खींच कर ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। थाना भीतरी चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी को रोकने और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त की जा रही थी। तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे पूर्णापुर मोड़ पर 3 व्यक्ति जो कि एक गाय को खींचकर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उन व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की गई और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 व्यक्ति उसमें से फरार हो गए और एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है, जिसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।